हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में क्या संबंध थे। तो इससे पहले पिछली कक्षा में हमने आपको ब्रिटिश कंपनियों का जो आगमन हुआ था उसके विषय में बताया था। आज से नया टॉपिक चालू हो रहा है। तो इसमें क्या है कि नया टॉपिक चालू करने से पहले आपको सबसे पहले हम एक संक्षिप्त में भूमिका बता देते हैं कि हम बंगाल की बात करते हैं। तो बंगाल उस समय जो आज की बंगाल की स्थिति है उससे भिन्न थी। पहले बंगाल में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये सब सारे प्रांत सम्मिलित थे। इनको सम्मिलित होकर के बंगाल बृहद बंगाल के रूप में था। तो बंगाल में क्या था कि जैसे आप लोग जानते हैं कि 1724 में मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल स्वतंत्र हुआ था। तो बंगाल में दो तीन महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे मुर्शिद कुली खां थे, शाह शुजा थे, अलीवर्दी खां थे। तो हम इसके बारे में इसलिए आपको बता रहे हैं कि जब ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी तो उन्होंने अपने बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की थी। जो वहाँ के नवाबों ने समय समय में उनको फैक्ट्री खोलने का आदेश दिया था। जैसे 1651 ईस्वी में साहू सुजा ने भी साहू सुजा के समय बंगाल में हुगली में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। हुगली में, ये हुगली बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये देखिए, और ये महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। तो हुआ क्या था कि जब ये हुगली में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे तो इसमें समय समय पे फरमान और दस्तक जारी किए जाते थे जिनका दुरुपयोग भी होता था। तो इससे होता क्या था कि जो बंगाल के नवाब थे और ये ब्रिटिश कंपनी थी, इनके बीच में संबंध बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहता था। कभी कभी बीच बीच में काफी कड़वाहट पैदा हो जाती थी। और दूसरा एक चीज और था कि 1670 से और 1700 ईस्वी के बीच की घटना है, जब फरमानों का दौर चालू हुआ था, जब तमाम शासक फरमान जारी करते थे, तो उस समय बीच में कुछ इंटरलोपर भी आ गए थे। इंटरलोपर्स का मतलब यह है कि जो अनधिकृत रूप से जो व्यापार करते थे। उसमें जैसे पहले क्या था कि केवल ब्रिटिश कंपनी ही व्यापार करती थी। जैसे दस्तक जारी हुआ, उसके बाद क्या होता था, साल भर के लिए उनको कोई टैक्स नहीं देना रहता था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि तमाम निजी अंग्रेज व्यापारी भी अपना व्यापार करते थे और उसका दुरुपयोग करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप नवाबों में और ब्रिटिश कंपनियों के बीच में संबंधों में गर्माहट शुरुआत हो गया। तो इस क्रम में बंगाल के बारे में थोड़ा सा आपको हमने संक्षिप्त परिचय बता दिया। फिर उसके बाद बीच बीच में कुछ शासकों ने कंपनी पर नियंत्रण भी स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे उसमें अलीवर्दी खान ने इससे पहले थोड़ा सा प्रयास किया था। फिर सिराजुद्दौला से शुरुआत होता है। यहाँ पे सिराजुद्दौला ने भी कंपनी के कारखानों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। जो गलत तरीके से व्यापार अंग्रेज अधिकारी करते थे उन पर भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। तो सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब बनते हैं, उनका कार्यकाल 1756 से 57 ईस्वी तक रहता है। ये बहुत छोटे समय के लिए इनका कार्यकाल रहता है। लेकिन जब ये शासक बनते हैं सिराजुद्दौला, थोड़ा सा इनके बारे में बता दें। 1756 से 57 तक जब ये शासक बनते हैं तो इनके कुछ विरोधी भी रहते हैं जो इनके खिलाफ षड्यंत्र में लगे रहते हैं। उन विरोधियों में जैसे शौकत जंग थे, घसीटी बेगम थी, ये शौकत जंग हो गए, घसीटी बेगम हो गई, घसीटी बेगम और मीर जाफर। शौकत जंग पूर्णिया के नवाब थे या पूर्णिया के शासक थे कह दीजिए, जो बंगाल के अधीन था। और ये सिराजुद्दौला के चचेरे भाई भी थे।
घसीटी बेगम कौन थी? ये सिराजुद्दौला की मौसी थी। और मीर जाफर जो है ये सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो सिराजुद्दौला क्या करते हैं कि मीर जाफर जो इनके सेनापति थे, इनको अपदस्त करके मीर मदान को अपना सेनापति बनाते हैं और घसीटी बेगम को जो है बंदी बना लेते हैं। और जो पूर्णिया के शौकत जंग थे, इन पे जो है अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेज देते हैं, अर्थात इनके प्रभाव को कम किया जा सके। अच्छा, दूसरा क्या था कि एक तो ये था, दूसरा एक कारण और था कि उस समय क्या था कि जो ब्रिटिश कंपनी थी और सिराजुद्दौला में जो संबंधों में कड़वाहट पैदा शुरुआत हो गया, उसके पीछे 2-3 कारण थे। एक तो कारण थे कि अंग्रेज कंपनी इन तीनों को जो है समर्थन देती थी पीछे से, क्योंकि सिराजुद्दौला को हटाना चाहती थी। और दूसरा क्या था कि जो ब्रिटिश कंपनियां थी, और ब्रिटिश कंपनियों में क्या था कि ये उपहार समय समय पर वहां के शासकों को नहीं देती थी। सिराजुद्दौला को उन्होंने उपहार देना बंद कर दिया था, जिससे वो सिराजुद्दौला नाराज हो गए थे। दूसरा, जो कासिम बाजार की ब्रिटिश फैक्ट्री थी, सिराजुद्दौला उसमें निरीक्षण करना चाहते थे, उसका भी परमिशन उन्होंने नहीं दिया। और तीसरा, जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम का किला बनाया गया था, बहुत फेमस फोर्ट विलियम का किला है, उस किले की स्थिति दिन ब दिन मजबूत की जा रही थी। तो सिराजुद्दौला के लिए सरदर्द बनता जा रहा था, तो उससे भी सिराजुद्दौला नाराज थे। और चौथा ये था, जो दस्तक जारी किया गया था, उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था दस्तक का। तो इसलिए जो है सिराजुद्दौला में और ब्रिटिश लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों में वो मधुरता खत्म हो गई। फिर होता क्या है कि सिराजुद्दौला प्रयास ये करते हैं कि वो कलकत्ता पे अधिकार करना चाहते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। तो 5 जून 1756 को सिराजुद्दौला कलकत्ता पे, ये देखिए 5 जून 1756 को सिराजुद्दौला कलकत्ता पे चढ़ाई करने के लिए बढ़ते हैं, और इसका नेतृत्व स्वयं सिराजुद्दौला करते हैं कि वो कलकत्ता को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं और वहां पे ब्रिटिश प्रभाव को कम करना चाहते थे। तो जब कलकत्ता पे जाते हैं चढ़ाई करने के लिए, तो वहां के कलकत्ता गवर्नर थे ड्रेक। ये ड्रेक हैं, ये कलकत्ता के गवर्नर थे, ये वहां से भाग जाते हैं। और भाग करके कलकत्ता में ही जो है एक फुल्टा द्वीप है, जिसको ज्वारग्रस द्वीप भी कहा जाता है, वहां पे शरण लेते हैं। और इनके साथ कई अंग्रेज अधिकारी भी थे, उनके परिवार भी थे, बच्चे भी थे, जिसमें हालवेल था। हालवेल सहित 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने बंदी बना लिया था। हालवेल सहित 146 लोगों को सिराजुद्दौला बंदी बना लेते हैं। अब ये बंदी कब बनाते हैं? ये 20 जून को बनाते हैं। और जिस कमरे में बंदी बना के रखा जाता है, वो कमरा इतना छोटा और सकरा था कि उसमें व्यक्ति ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतना तन्हाई भरा कमरा था। तो अगले दिन 21 जून को जब वो कमरा खोला जाता है, तो उसमें जो है केवल 23 लोग ही जीवित बचते हैं, केवल 23 लोग ही जीवित बचते हैं। ये बहुत बीभत्स त्रासदी थी, और इसीलिए 21 जून की घटना को जो है ब्लैक कोठरी की संज्ञा, मतलब ब्लैक कोठरी की संज्ञा दी गई है। ये अक्सर कंपटीशन में, परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना जो है कब घटित की गई थी, तो उसमें 21 जून आता है। उसमें कौन कितने लोग जीवित बचे थे? तो 23 लोग जीवित बचे थे। कौन थे प्रमुख उसमें? हालवेल थे उसमें, जिसमें प्रमुख थे। तो ये सब क्वेश्चन पे आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि कलकत्ता में जब सिराजुद्दौला का प्रभाव होता है, तो सिराजुद्दौला के प्रभाव को कम करने के लिए फिर मद्रास में क्लाइव को बुलाया जाता है। ये वही क्लाइव थे जिनका द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपको बताए थे, पहली बार भारत में आगमन हुआ था क्लाइव का। तो अब क्लाइव को बंगाल बुलाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सफल सैनिक सिद्ध हुए थे उसमें। तो जब क्लाइव को बुलाया जाता है, तो क्लाइव अपने ख्यात के अनुरूप वो काम फिर से करते हैं, और वहां पर क्या करते हैं कि कलकत्ता को सिराजुद्दौला से फिर से छीन लेते हैं। जब सिराजुद्दौला से कलकत्ता को छीन लेते हैं, तो कलकत्ता में क्या होगा कि क्लाइव का प्रभाव बढ़ता जाता है,
और सिराजुद्दौला पे इस पे जो है प्रभाव बढ़ने लगता है, मतलब क्लाइव का प्रभाव सिराजुद्दौला पड़ने लगता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला को बाध्य होकर के अलीनगर की संधि करनी पड़ती है। तो अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। ये अलीनगर की संधि होती है। तो इस संधि में दो बातें तय की जाती हैं। पहली बात ये तय की जाती है कि जो नवाब ने कलकत्ता पे चढ़ाई दौरान जितने भी किलों को कब्जा किया था इनके दुर्गों के, अंग्रेजों के, उसको छोड़ दिया जाए। और दूसरा ये था दबाव बना करके कि बंगाल में अंग्रेजों को जो है टकसाल खोलने की या सिक्का ढालने की अनुमति और किले बनाने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे बाद होकर सिराजुद्दौला इस बात को मान जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ती है और प्लासी के युद्ध के रूप में कन्वर्ट होने लगती है। तो आइए प्लासी के युद्ध के बारे में आपको बताएं, क्योंकि मेन क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको बताया वहां से भी 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको जानना बहुत जरूरी था। प्लासी के युद्ध जो है देखिए 23 जून 1757 को हुआ था। ये डेट आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। कभी कभी 23 जून, 24 जून, 25 जून, 26 जून कुछ भी पूछ सकता है, तो डेट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध में ये प्लासी कहाँ था? ये बंगाल के नादिया जिले में पड़ता है और भागीरथी नदी के किनारे प्लासी एक छोटा सा गांव है जहां पे युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कुछ खास विशेष बातें हैं जिनके बारे में चर्चा कर देना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बीच बीच में पूछ लिया जाता है। तो देखिए बंगाल की सेना में 3 द्रोही थे, राजद्रोही थे, जो नवाब के साथ हमेशा पीठ पीछे जो है उनके पीछे जो है षड्यंत्र में शामिल रहते थे, जिसमें मीर जाफर थे। देखिए मीर जाफर थे, दूसरे यार लतीफ थे, तीसरे राय दुर्लभ थे। इन तीनों को नाम आप लोग बैठा लीजिएगा, मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ थे। और दूसरा क्या था कि नवाब के अग्रगामी टुकड़ी के नेता थे, वो 2 नेता थे। नेता क्या थे? सैनिक थे, मतलब सैन्य प्रमुख थे एक प्रकार से जान लीजिए। वो मीर बदाम थे, वो मोहनलाल थे। तो जब युद्ध स्टार्ट होता है तो चूंकि सबसे आगे थे तो मीर बदाम की उसमें गोली लगती है जिसमें उनकी हत्या हो जाती है। और उस हत्या के दरमियान मीर जाफर जो इनके नवाब के साथ थे युद्ध में, वो नवाब से कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, बाकी सारा काम सेना अध्यक्षों के हाथों सौंप दीजिए और आप यहाँ से सुरक्षित निकल जाइए, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। तो सिराजुद्दौला क्या करते हैं? युद्ध छोड़ करके भाग जाते हैं। ये सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी गलती थी। सिराजुद्दौला जब युद्ध छोड़कर भागते हैं तो बाकी ये सैनिक अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं और सिराजुद्दौला के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। बाद में सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी जाती है। तो इस युद्ध में जो है क्लाइव की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो क्लाइव के बारे में देखिए, इस युद्ध में 2-3 बातें बहुत जो है खास ध्यान देने लायक है। सबसे पहले इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जो है वो प्लासी के युद्ध में पड़ती है। दूसरा क्या था कि इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता मानी जाती है। प्लासी के युद्ध, अगर प्रश्न में ये पूछे कि पहली निर्णायक सफलता जो है किस युद्ध को माना जाता है बंगाल में, बक्सर दे दे, प्लासी दे दे, तो प्लासी का युद्ध आप लोग जो है मारिएगा जो है। उसके बाद क्या है कि भारत में चूंकि इसमें क्लाइव की बहुत बड़ी भूमिका थी और यहीं से जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो है स्थापना होती है भारत में, धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। इसीलिए भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तथ्य को जरूर ध्यान रखिएगा कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। और फिर क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में, देखिए क्लाइव का बंगाल में कब से कब तक समय था, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में 1757 से 1760 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं इंग्लैंड, ब्रिटेन चले जाते हैं, फिर दोबारा 1765 में आते हैं और 1767 ईस्वी तक रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा।
अब उसके बाद ये प्लासी का युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद होता क्या है कि सिराजुद्दौला के बाद जो है मीर जाफर गद्दी पर बैठाए जाते हैं। ये अंग्रेजों की सहायता से बनते हैं। अब इसमें ब्रिटिश कंपनी पहली बार किंग मेकर की भूमिका निभाती है। तो मीर जाफर कब से कब तक थे? देखिए मीर जाफर बैठाए जाते हैं। ये 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। इसमें अंग्रेजों को सर्वप्रथम किंग मेकर की भूमिका निभाने का मौका मिलता है। अंग्रेजों मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जब ये मीर जाफर बंगाल की नवाबी पाते हैं तो इनका अंग्रेजों से समझौता होता है। उस समझौते के दरमियान अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी भी देते हैं। ये 24 परगना की जमींदारी भी देते हैं। 24 परगना होगा, ये जमींदारी देते हैं। किसको देते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये हो गया मीर जाफर के बारे में। लेकिन बाद में इनके भी संबंध जो है, क्योंकि ये कठपुतली शासक थे, तो जब इन पे भी दबाव बनने लगा, ये जो है अंग्रेजों को कहा जाता है कि इनको बर्तन तक अपना जो है बेचना पड़ गया था, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन तक बेचना पड़ गया था। तो इनके भी संबंध जो है बहुत अच्छे नहीं थे। तो उसके बाद क्या होता है, फिर मीर कासिम बैठाए जाते हैं गद्दी पर। ये देखिए मीर कासिम 1760 से 1765 ईस्वी तक। अब ये क्या था कि अभी तक बंगाल के जितने नवाब बने हैं उसमें अलीवर्दी खां के बाद सबसे ज्यादा सूझबूझ वाला नवाब यही था, मीर कासिम था, और सबकी अपेक्षा योग्य था। तो इन्होंने क्या किया कि पहले जो बंगाल के नवाब बनते थे उनकी राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। ये मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर की तरफ राजधानी ले जाते हैं। चूंकि मुर्शिदाबाद जो है राजनीति का अखाड़ा बन गया था, वहां ब्रिटिश लोगों का काफी हस्तक्षेप रहता था, तो अपने आप को उनसे मुक्त करने के लिए मुंगेर को राजधानी स्थापित करते हैं। दूसरा क्या था कि इन्होंने कुछ सुधार करने का प्रयास किया। सुधार करने का प्रयास यह किया कि पहली बात इन्होंने अपनी सेना में सुधार किया। अब अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से इन्होंने करना चालू किया। जिस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट कंपनी अपनी सेनाओं का निर्माण करती थी, उसी प्रकार से मीर कासिम ने भी करना चालू किया। दूसरा क्या था, इन्होंने किया कि जो राजस्व प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त हो गया था, उस भ्रष्टाचार को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। मतलब उसमें इन्होंने कदम बढ़ा दिया समाप्त करने के लिए। तीसरा यह था कि 1717 ईस्वी में जो फर्रुख सियख द्वारा दस्तक दिया गया था ब्रिटिश कंपनी को, मतलब उसमें कहा नहीं गया था कि 3000 रुपया वार्षिक बदले जो है 1 साल के लिए आप चाहे जितना व्यापार कर सकते हैं। तो उस दस्तक का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा था। तो मीर कासिम ने क्या किया था, उस दस्तक को समाप्त किया। और समाप्त करने के बाद जो है फिर उन्होंने ऐसी व्यवस्था लाई कि अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय लोगों को भी जो है व्यापार में सुविधा मिलने लगे। तो इससे फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों में और मीर कासिम में भी वही, जैसे सिराजुद्दौला के समय था मिर्जा, इनसे भी संबंध बिगड़ने लगे। तो इनसे संबंध बिगड़ने के क्रम में क्या हुआ, फिर ये अंग्रेजों से गुप्त समझौता हुआ। और फिर उसके बाद क्या होता है, बक्सर का युद्ध जो है चालू हो जाता है। बक्सर का युद्ध देखिए 1764 ईस्वी में होता है। और इस बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी का शुरुआत होता है। इसमें एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है जिसका नेतृत्व करते हैं हेक्टर मुनरो। ये बक्सर का युद्ध है, ये देखिए। इस बक्सर अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और बंगाल के नवाब के तरफ में कौन थे, अवध के नवाब थे, मुगल सम्राट थे और मीर कासिम थे। इन तीनों लोगों की जोड़ी थी, मतलब त्रिगुट थे इसमें। अवध के नवाब थे, मुगल सम्राट थे, मीर कासिम थे। इसमें भी वही हाल हुआ। बक्सर का युद्ध भी जो है बंगाल के नवाब हार जाते, इसमें भी अंग्रेजों की विजय होती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि यह युद्ध जो है बहुत निर्णायक है। तो इसमें एक फैक्ट देखिए, इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के युद्ध में मुहर लगा दी। इस फैक्ट को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसके युद्ध पे इसने युद्ध ने मुहर लगा दी। इससे क्या हुआ कि इनकी श्रेष्ठता और ज्यादा साबित हो गई।
और इनके अब दावे भी बनने लगे। अब दावे क्या बनेंगे बता दें आपको। इलाहाबाद तक का प्रदेश जो है अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। इसके बाद क्या हुआ कि इस युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में पहचान दिला दी। अभी तक क्या था कि प्लासी तक तो नहीं था, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हो गया तो इनका अखिल भारतीय शक्ति के रूप में एक इनकी अलग पहचान बन गई। ये ताकत और अपने आप को ताकतवर साबित सिद्ध हुए। और प्लासी के युद्ध में क्या होता है, प्लासी के युद्ध ने एक पृष्ठभूमि तैयार की थी और बक्सर के युद्ध ने कहते हैं उस पर मुहर लगा देना, उस पृष्ठभूमि को उसने साबित कर दिया कि हाँ हम श्रेष्ठ हैं आपसे जो है। तो अखिल भारतीय शक्ति के रूप में जो है पहचान दिला दिया। इसके बाद 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला को अंग्रेजी संरक्षण में नवाब बना दिया जाता है। तो देखिए नजमुद्दौला जो है मीर जाफर के बाद आते हैं, इनके पुत्र थे, और पहली बार अंग्रेजों के संरक्षण में जो नवाब बनाया जाता है, देखिए ये भी बहुत बढ़िया फैक्ट है, वो नजमुद्दौला को बनाया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के संरक्षण में सबसे पहले कौन नवाब बना था, तो नजमुद्दौला थे। और किंग मेकर की भूमिका इसके पहले आपको बता दिए थे। अब देखिए इनके संरक्षण में जो है नजमुद्दौला नवाब बनाए जाते हैं। इसके बाद होता क्या है, फिर बक्सर की युद्ध समाप्त होने के बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं। 12 अगस्त 1765 को जो दूसरी संधि थी, इसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संधि थी। इस संधि में क्या होता है, शाह आलम को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो कंपनी को देनी पड़ जाती है। मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। उस समय कौन था दिल्ली में शासक, किसका था, शाह आलम द्वितीय का था। तो शाह आलम द्वितीय को बंगाल, चूंकि इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है कंपनी को सौंपनी पड़ी। एक तो ये था। और कंपनी को क्या था कि इसके बदले मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक देने थे और 53 लाख रुपया निजामत के बैग लिए देना था। मतलब इसको ये 26 लाख रुपया वार्षिक था और 53 लाख रुपया निजामत के बैग लिए देना पड़ता था। तो ये जो है इसमें ये महत्वपूर्ण था। एक ये था कि जब कंपनी को जो है ये तीनों प्रदेश मिल जाते हैं, मतलब सूबा जो मिल जाता है, प्रदेश का मतलब सूबा, तो इसमें कंपनी अभी इतनी सक्षम नहीं थी और इन तीनों का भार जो है कंपनी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी। तो कंपनी ये चाहती थी कि उसने 2 दीवान नियुक्त किए, एक मोहम्मद रजा खां और दूसरा सिताब राय। तो सिताब राय को दीवानी मिली किसको, निजाम बिहार की, और मोहम्मद रजा खां को बंगाल की मिली जो है। तो इनका काम था कर वसूल करना, प्रशासन चलाना, अधिकार जिसपे कंपनी का बना रहे। तो वही कंपनी ने किया। अब देखिए बक्सर का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब इसमें 2-4 फैक्ट और हैं जो बता देना जरूरी है। जैसे इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। प्रथम संधि जो है मुगल बादशाह क्लाइव के बीच में हुई थी। दूसरी संधि जो है क्लाइव और अवध के नवाब के बीच में हुई थी। फिर बंगाल में जो दैध शासन व्यवस्था चालू की गई थी वो लियो कल्टियस द्वारा शुरुआत किया गया था। लियो कल्टियस द्वारा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लियो कल्टियस। इन्होंने बंगाल में दैध शासन का जन्मदाता इनको माना जाता है। और जो बंगाल के अंतिम शासक थे या नवाब थे वो मुबारक उद दौला थे। अंतिम नवाब कौन थे, मुबारक उद दौला थे। इनका कार्यकाल 1770 से 1775 तक, मतलब 1770 से 1775 ईस्वी तक थे। तो इस प्रकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में क्या संबंध थे, टॉपिक खत्म होता है। इसमें हम आपको वही चीज बताए हैं जो पूरी तरीके से परीक्षा केंद्रित है, एक भी फैक्ट इधर उधर के नहीं। और जितनी भी चीजें बताई हैं ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं।
इसलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे क्षेत्रीय राजाओं के बारे में विषय में, और उसके बाद क्लास को और तेजी से बढ़ाएंगे कुछ दिनों के बाद। ठीक है, अब ये से क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद। कल से दूसरा क्लास स्टार्ट होगा।